दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दीप हॉस्पिटल। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दीप हॉस्पिटल, एक ऐसा हॉस्पिटल जो मल्टी स्पेशलिटी है, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। और अब सोने पे सुहागे वाली बात है कि डॉक्टर लोक जैन, जिन्होंने ज्वाइन किया है एज ए न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आपने बहुत लंबा समय से आप सेवा कर रहे हैं न्यूरोलॉजी में, और अभी आपने दीप हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, और सभी को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो इंटरनल एरिया है, दिस इज इन द हार्ट ऑफ लुधियाना सिटी, और यही आपके बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग थे जो आपको ये बोलते थे कि नहीं डॉक्टर साहब, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, आप हमारे पास आओ। और उनकी पुरजोर मांग के ऊपर और डॉक्टर दीप ने, जैसे बलदीप जी ने आपके साथ अटैच हुए और आप यहाँ पर ज्वाइन किया, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मेरा एक्चुअली न्यूरोलॉजी में 15 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं पिछले 10-11 साल से फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना में एज HOD न्यूरोलॉजी काम कर रहा था, अपनी सर्विसेज दे रहा था। तो अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही मैंने यहाँ पे दीप हॉस्पिटल लुधियाना में एज डायरेक्टर न्यूरोलॉजी ज्वाइन किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि दीप हॉस्पिटल शहर के बिल्कुल सेंटर में होने की वजह से अप्रोच काफ़ी अच्छी है, और एक काफ़ी गुडविल है, सर की भी है, सारे अस्पताल की भी है, जिसके कारण ये मुझे एक बेहतर ऑप्शन लगी अपने आगे, ताकि लोगों के बीच में जाऊं और अपनी सर्विसेज और बेहतर तरीके से हम लोगों के साथ उनको दे पाऊं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो पहले नाम लेने से लोग डरते थे कि हमने घर में नाम नहीं लेना इन बीमारियों का, वो बीमारियों का भी इलाज संभव हो गया है। नई मशीनरी, नए नए प्रोसीजर्स, क्या कहना चाहेंगे कि वो ज़माना जब 20-30-35 साल पहले की बात कर लें और अब के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया? ये ज़रूर। मैं इनफैक्ट जब मैंने MBBS ज्वाइन की थी, तब हमें शुरू में लगता था कि लकवा तो बुढ़ापे की बीमारी है, कि 70-80 साल के लोगों में, 90 साल के लोगों में लकवा होता है, 60-70 साल के लोग। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि हमारे पास 40-45 साल के लोग लकवे के साथ आ रहे हैं। 45-50 साल से कम उम्र के लोग, जिनके बच्चे छोटे हैं, फैमिली उन पर डिपेंडेंट है, वो पैरालिसिस के साथ आ रहे हैं, और जिसका कारण BP बढ़ना, स्ट्रेस ज़्यादा होना, शुगर कंट्रोल ना होना, एक्सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ों के कारण लकवा 2 तरह के होते हैं। जैसे नाड़ी फट जाती है, ब्रेन हेमरेज जैसे आपने कहा, या नाड़ी ब्लॉक हो जाती है, इस्केमिक स्ट्रोक। दोनों के प्रेवलेंस और इंसिडेंस आगे से बढ़ गई है, और छोटी उम्र में ये ज़्यादा पाया जा रहा है। और उसके साथ साथ आप डॉक्टर्स ने, अगर ये चीज़ें बढ़ी हैं तो इलाज भी बढ़ गए हैं। अब कहते हैं कि अगर 72 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट्स जो है टाइम इज मसल आ जाए, तो आप डॉक्टर्स कोई ना कोई, देखिए करना तो भगवान ने है, लेकिन बहुत चांसेस हो जाते हैं कि वो बंदा जो है उसका क्लॉट और या जो उसको जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, उससे हम लोग निजात दे सकें, अगर वो सही हाथों में 72 आवर्स में ही चल जाए। जी ये ज़रूर है। ख़ास करके लकवे में जिसमें नाड़ी ब्लॉक होती है, उसमें एक संदेश मैं आपके माध्यम से लोगों को देना चाहूँगा कि जितना जल्दी से जल्दी आपको पैरालिसिस के लक्षण नज़र आएँ, जिसमें कि पेशेंट का मुंह टेढ़ा हो रहा है, ज़ुबान में तुतलापन आ रहा है, एक हाथ की ग्रिप कम हो रही है, पैर पे वज़न कम पड़ रहा है, अगर ये पैरालिसिस के लक्षण लग रहे हैं, तो तुरंत आप OPD में जाने के बजाय या डॉक्टर से OPD अपॉइंटमेंट लेके वेट करने के बजाय सीधा अस्पताल की इमरजेंसी में पहुँचें, एक ऐसे अस्पताल में जिसमें अस्पताल के अंदर ही एक CT स्कैन की सुविधा कम से कम उपलब्ध हो। और क्योंकि लकवे का पेशेंट जो हमारे पास 4.5 घंटे के अंदर आ जाता है, उसमें ऐसे इंजेक्शन आते हैं आजकल, जो कि हम उसको देख के लकवे ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और एक पेशेंट जो हमेशा के लिए डिसेबल होने वाला है या हमेशा के लिए बेड पे आने वाला है, उसकी रिकवरी बेहतर हो सकती है, और एक वो इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी जी सकता है। सिमिलरली ब्रेन हेमरेज में भी जितना जल्दी अगर इलाज शुरू किया जाए, जितना जल्दी हम ब्रेन के प्रेशर को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, तो क्लॉट के बढ़ने के चांसेस कम रहते हैं और रिकवरी बेहतर होती है। तो टाइम इज़ ब्रेन, नो डाउट। जितना जल्दी इलाज शुरू किया जाए, जितना जल्दी बीमारी को पकड़ा जाए, उतना ही गोल्डन पीरियड हमारा जो सेव होता है, और ब्रेन के सेल परमानेंट डैमेज होने से बच जाते हैं। जैसे ये हॉस्पिटल जिसमें CT स्कैन है, इसमें MRI है, इसमें एक्सरेज हैं, इसमें इन हाउस लैब्स हैं, और अकेला, क्योंकि जो न्यूरो वाला भी पेशेंट होता है वो अकेले ही एक प्रॉब्लम लेकर नहीं आता। जब बुढ़ापे में लोग आते हैं तो उनको मल्टी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यहाँ गैस्ट्रो, यहाँ
हार्ट के डॉक्टर्स, यहाँ किडनी के डॉक्टर, यहाँ चेस्ट के डॉक्टर, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी, राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया वाले यहाँ पर अवेलेबल है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है किसी भी एक सुपर स्पेशलिटी में, खास करके न्यूरोलॉजी में, क्योंकि हमारे पेशेंट्स को कई बार साथ में कुछ ना कुछ और दिक्कतें होती हैं। अनकंट्रोल्ड शुगर होती है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होता है, एसोसिएटेड हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है। तो उसके वो एक मुझे बहुत अच्छी एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे मिला हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे आईसीयू केयर, अच्छे इंटेंसिविस्ट, अच्छी क्रिटिकल केयर टीम, अच्छे हमारी कार्डियोलॉजी टीम, नेफ्रोलॉजी टीम, रेडियोलॉजी टीम, सीटी हेड, सीटी एनजीओ, हार्ट की एकोस, होल्टर्स, जो भी टेस्ट हमें न्यूरोलॉजी में चाहिए, ईजी स्टडीज़, बैकअप, सब बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, जिससे हम एक बेहतर सुविधा एक ही छत के नीचे हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने शुगर की बात की है, बीपी की बात की है कि लोग लाइटली लेते हैं, लोग क्या करते हैं, शुगर है अभी, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा मीठा खा लिया और वो छोड़ते नहीं। और आजकल त्योहारों का सीज़न, दिवाली का सीज़न आ रहा है, उसके बाद गुरपुर्ब है, उसके बाद नया साल आ रहा है, तो इन सीजन में मैरिजेस भी होती हैं और लोग जो है खाना अपना कंट्रोल नहीं करते और उसके बाद टेस्ट करते हैं, तो वो तब अपने आप से धोखा करते हैं कि मैं टेस्ट ही तब करूं जब शुगर कम आए। जी ये ज़रूर है, हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक मानसिकता होती है कि भाई मुझे क्या होगा, ये होगा तो शायद किसी और को होगा। और हमें लगता है कि अगर बीपी बढ़ भी रहा है तो कहते हैं मुझे तो कोई महसूस नहीं हो रहा, कोई चक्कर तो आ नहीं रहा, कोई सिर तो है नहीं है। तो पेशेंट कई बार सुनने में मिलता है, कहते हैं ये बीपी 160 रहता है लेकिन मेरे कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई लक्षण नहीं, तो मैं दवाई नहीं ले रहा, जो कि गलत है। ये साइलेंट किलर्स हैं, शुगर, मोटापा, लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ब्लड प्रेशर, ये एकदम से दिक्कत नहीं करती, लेकिन रूटीन में अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है, आपकी शुगर्स अनकंट्रोल रह रही हैं, तो इमीडिएट चाहे आपको कोई फ़र्क ना महसूस हो, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे आपके ब्रेन के अटैक, आपके हार्ट के अटैक, किडनी की प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस, नसों की कमज़ोरी, सब बीमारियों के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको नज़रअंदाज ना करें, आंखें बंद करके बैठने से कुछ नहीं होगा। समय पे अपना इलाज कराएं, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं, रेगुलर वॉक करना, एक्सरसाइज करना, डाइटली कंट्रोल करना, नमक सॉल्ट इंटेक कम करना, जिससे हम इस तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ से बचे रहें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत बधाई हो कि आपने दीप हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। डॉक्टर बलदीप बहुत खुश थे आज, वो कहते नहीं आप उनको इंटरव्यू जरूर करना है, वो हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर आए हैं। डॉक्टर लोक जैन जी, आपका हमें समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। अभी हम बात कर रहे हैं डीप हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल कोहली जी के साथ, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि किडनीज जो कभी कभी लोगों के जहन में आता था नाम, लेकिन आजकल जैसे सिनेरियो बना हुआ है और किडनी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डायलिसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे जैसे हम लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है बीमारी को लेके। आजकल आप देखते हो कि जनरल पब्लिक के अंदर शुगर का इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। हम लोगों का आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हम लोग खाना पीना, हम लोग ज़्यादातर बाहर का खाना खाने लगे हैं। बच्चों के अंदर भी आते ही हैं कि फास्ट फूड खाना, चिप्स खाना, इन सब चीज़ों की वजह से उनके अंदर अननेसेसरी सॉल्ट इंटेक बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से बड़ी यंग एज में ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, बड़ी यंग एज में उनके अंदर शुगर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कुछ तो शुगर जेनेटिक होती है, कुछ हम लोग अपने बाकी फैक्टर्स की वजह से उनके अंदर ले आते हैं। प्लस लैक ऑफ एक्सरसाइज, अब धीरे धीरे हम लोगों के एक्सरसाइज पैटर्न्स भी कम होते जा रहे हैं, उतना हम वर्कआउट नहीं करते, डाइट हमारी उतनी है, वर्कआउट हमारा कम होता चला जा रहा है। इसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, उसकी वजह से शुगर और बढ़ रही है। तो दो एसेंशियल कारण शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से जो कम्युनिटी में बढ़ रहे हैं, उसी की वजह से किडनी की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तीसरा रीज़न जो एक प्रॉब्लम, कुछ रीज़न ये भी है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस भी है। आज से 40-50 साल पहले लोगों को गुर्दे के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। मतलब हो सकता है दिल्ली में या चंडीगढ़ में कोई डायलिसिस होता हो, बाकी पंजाब में मुझे आज लगता है आज से 50 साल पहले डायलिसिस फैसिलिटी अवेलेबल भी नहीं थी। अब आपको हर छोटे शहर के अंदर भी कई हॉस्पिटल्स में डायलिसिस फैसिलिटी अवेलेबल है। लोगों के अंदर टेस्ट कराने की थोड़ी ताकत है, लोग अपना टेस्ट कराते हैं। डॉक्टर्स, जनरल फिजिशियंस के अंदर भी अवेयरनेस बढ़ गई है। तो एक वो भी रीज़न है कि लोगों को अब पता है बीमारी के बारे में और उसका ट्रीटमेंट कराने में लोग अपना इंटरेस्टेड भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जब हम पेशेंट्स को डायलिसिस के बारे में बता देते हैं कि तुम्हारी किडनी अब डायलिसिस पर जा रही हैं, वो उसके बाद टूट के उसके बाद वो
ऐसे छोटे छोटे उनके माइंड में रहता है कि हम लोग बच जाएं, कभी हम मतलब किसी और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में वो चला जाता है, तब तक किडनी से और भी प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे कि डायलिसिस, क्योंकि डायलिसिस वाले 20-20, 25-25 साल पेशेंट जो हैं वो डायलिसिस कराकर एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। डायलिसिस अगर हो गया तो उसके बाद परहेज़ तो है ही, और उसके साथ साथ हमें घबराना नहीं। देखिए, पहली चीज़, जब भी हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि अब आपके गुर्दे में अब जान नहीं बची, या गुर्दे उसके अब 90% से ऊपर ख़राब हो चुके हैं और अब उसकी आगे की लाइफ या तो डायलिसिस के भरोसे चलेगी, या वो अपना गुर्दा चेंज या ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण करवा ले, तो पेशेंट्स को अक्सर ये आस पड़ोस वाले या कोई रिश्तेदार सलाह देंगे कि आप नेचुरोपैथी ट्राई कर लो, आप आयुर्वेदिक ट्राई कर लो, आप ये यूनानी ट्राई कर लो, होम्योपैथी ट्राई कर लो, आप उस बाबा के पास चले जाओ, कुछ ना कुछ ये ले लेंगे। ये एक बड़ी नेचुरल टेंडेंसी है। आदमी इलाज हमेशा चाहता है कि आसान वाला हो जाए, जिसमें कोई बॉडी को कष्ट ना हो, मीठी गोलियाँ मिल जाएँ, उसकी वजह से ठीक हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी ट्रीटमेंट में किडनी पेशेंट के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम नहीं कहते कि एलोपैथी के अंदर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एक स्टेज तक हम लोग किडनी को सपोर्ट कर सकते हैं विद मेडिसिन्स और सब सपोर्टिव केयर, बट अल्टीमेटली बीमारी उस स्टेज पे आती है इवन विद बेस्ट केयर कि जब पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डायलिसिस केवल एक किडनी का रिप्लेसमेंट है। अगर हमारा किडनी उसको काम नहीं कर पा रही है तो हम उसका काम किसी और मशीन से कर रहे हैं, उसको हम डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस करने से किडनी ठीक नहीं होती, डायलिसिस केवल किडनी का रिप्लेसमेंट है। किडनी का पक्का रिप्लेसमेंट यही है कि हम दूसरी किडनी लगाएं, वो उस बीमारी का पक्का इलाज होगा। दूसरा, हमने देखा है अक्सर कि जो लोग पेशेंट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे जाते हैं, जो होम्योपैथी या आयुर्वेदिक में, इसमें कई बार इन दवाइयों के अंदर क्या कॉम्पोजिशन है हमें नहीं पता। कुछ दवाइयों के अंदर हेवी मेटल्स पड़े होते हैं, जैसे कि लेड, कैडमियम, ये सब किडनी को और नुकसान करते हैं। कई बार ये लोग क्योंकि अनसाइंटिफिक तरीके से पेशेंट्स को गाइड करते हैं, पेशेंट्स अगले 3-4 महीने में और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। जब तक वो हमारे पास वापस आते हैं कि डॉक्टर साहब उससे फ़र्क नहीं पड़ा, उनका वज़न 10-15 किलो कम हो जाता है, और बाय द टाइम वो हम उनको दोबारा डायलिसिस भी लेते हैं, कई बार वो डायलिसिस टॉलरेट करने के लायक भी नहीं बचते। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जब आपको जो चीज़, देखिए साइंटिफिक तरीके से अभी भी साइंस ने प्रूव करी हो कि ये चीज़ें जब तक साइंटिफिक तरीके से इलाज है तो हमें उसी पे विश्वास करके चलें। बाकी ट्रीटमेंट्स के लिए हम अननेसेसरी अपने पैसे भी ख़राब करते हैं और अपनी सेहत को भी खतरे में डालते हैं। जैसा दीप हॉस्पिटल जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो किडनी वाले पेशेंट्स आते हैं वो मल्टी सेंसेस होते हैं और भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये हॉस्पिटल जो एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटी अवेलेबल है, राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया, हाई क्लास का जो गेस्ट्रो, हाई क्लास जो हार्ट के यहाँ ट्रीटमेंट है, चेस्ट का ट्रीटमेंट है, यहाँ न्यूरो का ट्रीटमेंट है, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और एक अगर आप ऐसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। बिल्कुल, एक कंप्लीट केयर अंडर वन रूफ जिसे हम कहते हैं वो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। बिकॉज हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द स्पेशलिटी, एक्सेप्ट मैं बोलूँगी एक सिवाय एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जो अवेलेबिलिटी नहीं है, या एक कार्डियक सर्जरी, इसके अलावा जितनी हमको सब स्पेशलिटीज़ जो हमें सपोर्टिव केयर चाहिए, हमारे पास सारे कंसल्टेंट, सारे स्पेशलिटीज़ अवेलेबल है। जिसकी वजह से अगर हमारे पास पेशेंट अगर आता है तो अगर हम इसको मल्टी अप्रोच चाहिए, उसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच तो हम लोग यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और हमारी बड़ी एक अच्छी टीम डॉक्टर्स की सारी स्पेशलिटीज़ की मिली हुई है, और हम एक दूसरे पे काफ़ी फेथ करके और हमारे पेशेंट्स के आउटकम इस वजह से काफ़ी ठीक रहते हैं आजकल। तो क्या कहना चाहेंगे कि किडनी वाले पेशेंट्स क्योंकि पहली प्रॉब्लम में तो होते हैं, और अगर कोई और प्रॉब्लम साथ में आ जाती है तो कई बार वेंटिलेटर के ऊपर भी हमें रखना पड़ता है, और उसमें घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वेंटिलेटर पे तो ये होता है कई बार की प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको वेंटिलेटर के बाद हम लोग रिवर्स करके उसको एक बार वेंटिलेटर पे रखा और उसके बाद रिवर्स करके वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि एक जिगराओं के पेशेंट जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे और उनको लग नहीं रहा था कि शायद ये सर्वाइव कर सकें, लेकिन आपकी बहुत ही मेहनत के साथ आपने बहुत उनको जो सपोर्ट किया और वो बिल्कुल बीमारी से बाहर आए। जी हाँ, एक बेसिकली पेशेंट्स के, अटेंडेंट्स के मन में एक बहुत बड़ा ये गलतफहमी है कि पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे चला गया, चाहे वो किडनी का पेशेंट हो या दूसरा कोई पेशेंट हो, कि वेंटिलेटर पे जाने का मतलब वो लोग एक तरह से समझ लेते हैं कि हमने उसका एक डेथ सर्टिफिकेट ही साइन कर दिया कि अब पेशेंट वेंटिलेटर पे गया तो अब थोड़े दिन का मेहमान है, उसने वापस नहीं आना। बट ये थोड़ी गलत है। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे पेशेंट वेंटिलेटर से वापस आ सकते हैं, बट हाँ, हमारे एक्सपीरियंस में ये कहते हैं कि रफली 30% से 40% पेशेंट्स अगर उनको हम वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखते हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट हम इसलिए रखते हैं कि पेशेंट अपने आप से अपनी सांस नहीं ले पा रहा,
हो सकता है उसकी बीमारी किसी और वजह से हो, उसको लिवर का फेलियर हो, उसको किडनी की प्रॉब्लम हो, उसको कोई और प्रॉब्लम हो, साथ में हम उसका साथ में निमोनिया ही हो जिसकी वजह से पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा, वेंटिलेटर उसको केवल सपोर्ट दे रहा है उनके लंग्स को। जैसे उसकी प्राइमरी प्रॉब्लम, चाहे उसकी निमोनिया ठीक हो गया या उसका इन्फेक्शन ठीक हो गया, जैसे जैसे ठीक होता है पेशेंट को होश वापस आता है, पेशेंट की सांस अपने आप लेने के लायक हो जाता है, हम उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली वेंटिलेटर से ऑफ करके उसको वापस हम लोग नॉर्मल ऑक्सीजन पे लाके या उसको रूम पे अपने रख सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स, ऐसा नहीं है कि एक बार पेशेंट वेंटिलेटर पे जाएगा तो उसको हम मान लें कि उसने वापस आना ही नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि वेंटिलेटर डालने का मतलब कि अब हम कुछ इलाज नहीं कराएंगे क्योंकि पेशेंट अब ख़त्म होने वाला है। तो ये थोड़ी सी गलत बात है। समझना चाहिए कि वेंटिलेटर केवल आप सपोर्ट के लिए है। पेशेंट्स की प्राइमरी प्रॉब्लम ठीक होगी, पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर भी आता है और उसके बाद कितने हमने देखे हैं कि अपने हमारे कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर्स जो हैं जो कि वेंटिलेटर पे गए, वापस आए और उसके बाद अपने आराम से हेल्दी लाइफ अपनी जी रहे हैं। जैसा किडनी ट्रांसप्लांट, जैसे आप बता रहे हैं कि एक सेफ प्रोसीजर है, आजकल जो किडनी देता है वो भी सेफ है और जो ले रहा है वो भी सेफ है, और लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी, जो जिसने किडनी दी है वो भी अपनी जितनी की उसकी एज है उतनी एज वो जीता है और जिसने ली है वो भी। तो ये इसमें भी घबराना नहीं चाहिए। अगर किडनी ट्रांसप्लांट की भी नौबत आ जाए तो हमें कोई घबराना नहीं चाहिए, और इसका आजकल पूरी तरह से ये जो प्रोसीजर्स हैं बहुत ही ज़्यादा सफल हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। इससे ज़्यादा कुछ अलग सर्जिकल प्रोसीजर जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिसमें ज़्यादा खतरा रहता है, बट किडनी ट्रांसप्लांट अपने आप में बहुत सेफ प्रोसीजर है। बिकॉज किडनी ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि पेशेंट वापस अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल पे जा सकता है, जो पेशेंट अक्सर डायलिसिस वाला नहीं जा पाता, क्योंकि उसको हफ्ते में 2 या 3 बारी हॉस्पिटल आना पड़ता है, अपना 4 घंटे के लिए डायलिसिस करानी है। तो कई बार वो अपने काम से निकल के फिर अपने बिजनेस पे या अपने काम पे पूरा ध्यान नहीं दे सकता। हाँ, एक बार सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के बाद हम पेशेंट को यूजुअली 2-3 महीने के लिए उसको हम लोग एडवाइस करते हैं कि वो पब्लिक प्लेस में ना जाए या अपने काम पे ना जाए, बट आफ्टर 3 मंथ्स वो पूरी तरह से अपना फिट है, उसको वापस हॉस्पिटल में केवल डॉक्टर को महीने में एक बार ही दिखाना है, अदरवाइज़ वो अपने जॉब पे जाए, अपने बिजनेस करे, घूमे फिरे, फैमिली के साथ वेकेशन पे जाए। तो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स आर मच बेटर देन डायलिसिस आज की डेट में भी, बिकॉज जो किडनी एक नेचुरल किडनी उसको लगेगी वो सारा काम वो कर पाएगी जो कि एक डायलिसिस का हम हफ्ते में 2 बारी करके भी नहीं कर पाते। सो अगर पेशेंट के पास अगर ट्रांसप्लांट की ऑप्शन है, सो इट इज़ अ मच बेटर एंड अ सेफर ऑप्शन। और अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो उससे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस फॉर अ लॉन्ग टर्म। बिकॉज अगर हम 10-15 साल की डायलिसिस देखते हैं वर्सेस एक टाइम का ट्रांसप्लांट का खर्चा, तो इट टर्न्स आउट टू बी चीपर ऑल्सो एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म डायलिसिस। सर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटास। आपका हमें समय देने के लिए और एक ऐसा चेहरा जो पिछले लंबे समय से सेवा कर रहा है, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड कि आपने पेशेंट्स को नई ज़िंदगी दे रहे हैं, आप लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। और दीप हॉस्पिटल जो कि एक सेवा का केंद्र है, हार्ट ऑफ द लुधियाना स्थित है, आप यहाँ सेवा दे रहे हैं। आपका हमें समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। फिजियोथेरेपिस्ट इस हॉस्पिटल से साहिल जी, जो कि बहुत लंबे समय तो सेवा दे रहे हैं।